Hello everyone. In this class, we will be starting with section number 5 of Limitation Act. सेक्शन नंबर 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम की, यानी कि अगर प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो गया है उसके बाद क्या कोर्ट जो आपको स्टिल परमिशन ग्रांट कर सकता है एक अपील या एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट करवाने के लिए। उसका आंसर हमको सेक्शन नंबर 5 देता है। अब इसमें हमको एक चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए जो कि प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 5 जो है वो सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ए को सूट फाइल करना था अगेंस्ट बी और उसकी लास्ट डेट थी 30th मई। ओके, अब यहां पे अगर ए फाइल नहीं कर पाता 30 मई तक वो सूट फाइल नहीं कर पाता है, देन उसको सेक्शन 5 में बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज सूट के इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई वो बेनिफिट नहीं मिलता, वो सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई करता है। सेक्शन 5 अप्लाइज ओनली ऑन अपील एंड एप्लीकेशन। तो अगर सपोज ए को एक इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल करनी थी अगेंस्ट बी, ए ने सूट चालू करा दिया था बी को, ए फाइल द सूट, फॉर एग्जांपल ए फाइल सूट अगेंस्ट बी ऑन 30th बहुत हो रहा है, ऑन 15th मार्च, 15 मार्च को ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया था। अब इस सूट के दौरान उसको एक इंजंक्शन एप्लीकेशन लगानी है ताकि बी जो है, सपोज एक घर के रिगार्डिंग इसने सूट फाइल किया था और ये चाहता है कि बी उस घर को बर्बाद ना करे, उसको वो खराब ना करे। दैट इज वाई ही फाइल्ड एन इंजंक्शन कि बी को उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाए जब तक सूट डिसाइड नहीं होता। ए को इंजंक्शन एप्लीकेशन सपोज 15th मई तक फाइल करनी थी, 15 मई तक उसको एप्लीकेशन को फाइल करना था, बिकॉज 15 मई के बाद अगर वो करता तो लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता। ओके, लेकिन ए जो है ये इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल करता है सपोज 15th अक्टूबर को। 15th अक्टूबर को ये इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल होती है, तो क्या ए को अलाउ किया जा सकता है? इसने प्रिस्क्राइब डेट खत्म होने के बाद एप्लीकेशन लगा रहा है ये, तो क्या हम ए को अलाउ कर देंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे ए को अलाउ कर सकते हैं, बिकॉज सेक्शन 5 परमिट करता है कि अगर इसके पास कोई जेन्युइन रीजन था, सपोज ए बहुत ज्यादा बीमार था, इसके वजह से वो एप्लीकेशन पहले नहीं लगा पाया, एक जेन्युइन रीजन था ए के पास, तो अगर है देन कोर्ट कैन एक्चुअली ग्रांट हिम द बेनिफिट ओवर हियर एंड उसको 15 अक्टूबर को भी एप्लीकेशन लगाने का मौका मिल सकता है। ओके, सेम विद अपील। अगर अपील का भी प्रिस्क्राइब पीरियड 15 मई था, फॉर एग्जांपल एक सेपरेट केस है जहाँ पे 15 मई वाज द लास्ट डेट टू फाइल एन अपील। इस केस में भी अगर आप 15 अक्टूबर को भी फाइल कर रहे हो उस अपील को आप 15 अक्टूबर को भी फाइल कर रहे हो, देन इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन देन द कोर्ट कैन एक्चुअली अलाउ यू टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑन टू फाइल एन अपील ऑन 15th अक्टूबर। तो अपील और एप्लीकेशन पे ही सेक्शन नंबर 5 का बेनिफिट मिलता है। अब सूट, आप सोच रहे होगे कि अगर सूट फाइल होने में देरी हो गई तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो जो अभी हमारे सेक्शंस पढ़ेंगे ना आगे भी, 6 से लेके 12 एंड आई थिंक 20 तक जितने भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे उनमें आप देखोगे कि सूट में भी फाइल करने में भी आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अगर कोई कारणवश, कोई कारण की वजह से आप सूट फाइल करने में आपको देरी हो गई, देन ऑल्सो यू कैन गेट सम ऑफ द बेनिफिट्स। तो ये हम सेक्शन नंबर 6 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, ये बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? नॉर्मली अगर एक पर्सन बच्चा था, माइनर था, देन जब उसको सूट फाइल करना था उस टाइम पे वो बच्चा था, उस केस में कुछ बेनिफिट्स आप देखेंगे। अभी आपको देखेगा कि वो बच्चा जब मेजर हो जाएगा उसके बाद उसका प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होगा, तो जो लिमिटेशन का जो घड़ी का टाइम होता है उसका वो जो टाइम है वो तब स्टार्ट होगा व्हेन ही बिकम्स अ मेजर। ओके, तो ये बेनिफिट उसको मिल सकता है। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 6 के ऊपर जो कि बात करता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। ओके, अब सेक्शन 6 में आप देखोगे
कि कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, कुछ बेनिफिट्स मिले हैं ऐसे पर्सन्स को जो कि माइनर या फिर अनसाउंड थे, ओके, दे वर अंडर सम काइंड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, ओके, तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिले हुए हैं सेक्शन नंबर 6 में। अब सेक्शन 6 और 7 में जो बेनिफिट्स हम देखेंगे ना, इनका एक काइंड ऑफ, आप मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन है, वो सेक्शन नंबर 8 में गिवन है, बट जब सेक्शन नंबर 8 आएगा तब हम उसको डील करेंगे। अभी आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स। अगर अगर एक ऐसा पर्सन है जो जो कि जब सूट फाइल होना था उस टाइम पे वो माइनर था, फॉर एग्जांपल एक सूट है जहां पे मैरी एक लड़की है, इसको एक डेविड है पर्सन, डेविड ने बहुत ज्यादा मारा, ओके, एंड मैरी वाज अ चाइल्ड, मैरी का जो उम्र थी वो 12 साल थी, 12 इयर्स, ओके। अब अगर मैरी को डेविड के खिलाफ सूट फाइल करना है तो क्या, अगर सपोज हम ये मान लेते हैं कि मारने पीटने के सूट के लिए लिमिटेशन पीरियड हमारा 3 इयर्स है, लिमिटेशन पीरियड इज 3 इयर्स, ओके। अब क्या, अगर सपोज मैरी 10 साल बाद छोड़ो, यू नो, आफ्टर शी बिकम्स 18, 6 साल के बाद वो सूट फाइल करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? सेक्शन 6 बोलता है हाँ, शी कैन फाइल अ सूट आफ्टर 18 इयर्स। जब 18 साल की हो जाएगी तब वो सूट फाइल कर सकती है। देखो लिमिटेशन पीरियड तब तक तो ओवर हो ही जाएगा, जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, ऑब्वियसली जब वो 18 की होगी तब तक वो ओवर हो ही चुका होगा, लेकिन स्टिल आप सेक्शन नंबर 6 पे बेनिफिट दोगे इस पर्सन को, एंड वो मेजर होने के 3 साल बाद तक सूट फाइल कर सकती है। सो व्हेन शी टर्न 18 इयर्स, जब 18 साल की होगी उसके 3 साल बाद तक वो सूट फाइल कर सकती है। हम ये मानेंगे कि जो लिमिटेशन पीरियड है उसका वो तब स्टार्ट होगा जब वो 18 साल की हो जाएगी, व्हेन शी बिकम्स अ मेजर, तब हम मानेंगे कि उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, ओके। तो दिस इज बेनिफिट दैट इज गिवन टू अ माइनर, एंड सेम इज द केस फॉर अनसाउंड पर्सन एज वेल। अगर यही मैरी जो है शी वॉज इनसेन, जब डेविड ने उसको मारा देन शी वॉज इनसेन, उस टाइम पे वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। इन दैट केस जब उसकी डिसेबिलिटी एंड होगी, यानी कि जब इसको यू नो व्हेन शी बिकम्स साउंड अगेन, जब वो दोबारा ठीक हो जाएगी, उसके बाद से उसका 3 इयर्स का टाइम स्टार्ट होगा। सपोज 10 साल के बाद ही ये ठीक होती है मैरी, तो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 10 इयर्स के बाद स्टार्ट होगा, ओके। सो ये बेनिफिट उसको मिल सकता है। अगर सपोज क्लॉज 2 इसका ये बोलता है कि सपोज मैरी यहाँ पे माइनर भी थी एंड अनसाउंड भी थी, दोनों था, 12 साल की भी थी वो, शी वॉज 12 years old एज वेल, एंड वो साथ में अनसाउंड भी थी, तो प्रिस्क्राइब पीरियड कब स्टार्ट, जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब स्टार्ट होगा? लिमिटेशन पीरियड हियर विल स्टार्ट आफ्टर इसकी दोनों के दोनों जो डिसेबिलिटीज है वो खत्म हो गई है, मतलब जब वो मेजर हो जाएगी तब, एंड जब वो ठीक हो जाएगी तब, जब दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी इसकी, देन शी कैन फाइल अ सूट, ओके। तो यही चीज हमको इसमें समझनी है कि एक भी डिसेबिलिटी रहनी नहीं चाहिए उसकी। तो ये सेक्शन क्यों बनाया होगा? ये सेक्शन इसलिए बनाया होगा बिकॉज लेजिस्लेशन को भी पता है कि माइनर्स एंड अनसाउंड पर्सन जो है अपने सूट को ढंग से फाइट नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई वी हैव गिवन देम दिस बेनिफिट, ओके। अब आते हैं हम क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 क्या बोलता है? सपोज मैरी जो है वो, मान लेते हैं हम 4 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, शी वॉज ओनली अ माइनर। हमारे अब इस वाले एग्जाम्पल में सपोज हम इसका नाम बदल देते हैं यार, सपोज ये है स्वाति, ओके, एक रैंडम नाम। यहाँ पे स्वाति जो है वो सिर्फ माइनर थी, शी वॉज नॉट अनसाउंड। नाउ 12 साल की थी इसके जब, व्हेन शी वाज 12 years old, तब डेविड ने स्वाति को भी मारा था, ओके। नाउ स्वाति डाइज व्हेन शी इज ऑफ 16 years, 16 साल की उम्र में वो मर जाती है। जब वो 16 years की थी तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ
कि क्या उसकी डिसेबिलिटी एंड हो गई थी, यानी कि जो उसके माइनर वाली डिसेबिलिटी थी क्या वो एंड हो गई थी? वो एंड नहीं हुई थी, बिकॉज 16 साल का जो बच्चा होता है वो स्टिल माइनर ही काउंट होता है, वो मेजर नहीं हो जाता। मेजर आप 18 साल की उम्र में होते हो। एंड यहाँ पे उसकी जो डिसेबिलिटी है वो एंड नहीं हुई थी। ओके, अब व्हेन शी डाइड, तो क्या हम ये मानेंगे कि जो उसको सूट फाइल करवाना था डेविड के खिलाफ, डेविड ने उसको 12 साल की उम्र में मारा था, तो क्या हम ये मानेंगे कि स्वाति का राइट अब खत्म हो चुका है टू फाइल अ सूट? जो ये राइट है उसका वो खत्म नहीं हुआ है, एंड जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्वाति के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकते हैं। तो जब स्वाति की डेथ हुई है, जब वो 16 साल की जब उसकी डेथ हो चुकी है, उस टाइम से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंड उस टाइम से लेके, सपोज लिमिटेशन पीरियड वाज 3 इयर्स, 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड था, तो जब उसकी डेथ हुई है तब से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू टिल 3 इयर्स। ओके, और कौन फाइल करेगा स्वाति के बिहाफ पे? अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अब सपोज सम क्लॉज 5 देखते हैं, नहीं क्लॉज 4 पे हम पहले आते हैं। इसका क्लॉज 4 ये बोलता है कि अगर जो स्वाति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमने जो पढ़ा था, वो भी माइनर थे, उसके 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सपोज स्वाति हैड 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनमें से एक माइनर था और एक अनसाउंड था। ओके, तो हमारा क्लॉज 4 ये बोलता है कि ये तब तक सूट फाइल जो है, इनको तब तक मोहलत मिल जाएगी जब तक इनकी जो डिसेबिलिटी है वो ठीक नहीं हो जाती। अब सपोज दो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पास यहाँ पे स्वाति के, एक माइनर है और एक अनसाउंड है। तो इन दोनों में से अगर एक भी ठीक हो जाता है, सपोज 2 साल के बाद एक पर्सन मेजर हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है वो, यहाँ पे जिस दिन वो बड़ा होगा उस दिन से हमारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ओके, तो हमको ये चीज में समझनी है बस। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 5 पे। क्लॉज 5 इसका ये बोलता है कि अगर एक पर्सन है जो, ये स्वाति जो है, सपोज स्वाति वाला केस है, ये जब 18 इयर्स की हो जाती है, व्हेन शी टर्न 18 इयर्स ओल्ड, उसके बाद सपोज जब ये 19 साल की थी, जब ये व्हेन शी वाज 19 इयर्स ओल्ड, तब इसकी डेथ हो जाती है। ओके, 19 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है। तो हमको इसमें ये चीज देखनी है कि इस केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब स्टार्ट हो गया था। जो लिमिटेशन पीरियड है वो तब स्टार्ट हुआ था व्हेन शी टर्न्ड 18 इयर्स ओल्ड। सपोज लिमिटेशन पीरियड वाज ऑफ 3 इयर्स, लिमिटेशन पीरियड 3 साल का था। ओके, अब यहाँ पे वो तब से स्टार्ट हो गया जब वो 18 साल की हो गई, उस टाइम से वो स्टार्ट हो गया लिमिटेशन पीरियड। 19 साल की उम्र में वो मर जाती है। अब कितने साल बचे उसके पास सूट फाइल करने के लिए? अभी भी 2 साल बाकी थे। 2 years were still left for her to file the limitation, to file the suit. 2 साल अभी भी बाकी थे। तो जो स्वाति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, वो इन 2 साल के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। ओके, तो यही हमारा क्लॉज नंबर 5 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे, जो की बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। अब इसको हम पहले रीड करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। इसमें ये बोला गया है, where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any such disability and a discharge can be given without the concurrence of such person, time will run against them all. But where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability has ceased. So आपने इसको पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। Can you actually know what is written over here? समझ में आया आपको ये क्या बोलना चाह रहा है? अब इसकी जो लैंग्वेज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड सेक्शन नंबर 7 जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेक्शंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट।
बट हम इसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे एंड देन इट विल बी वेरी क्लियर। सेक्शन 7 क्या बोलते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक सपोज एक फैमिली है 4 लोगों की, उसमें ए जो है वो है कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बी एक माइनर है एंड सी ओ डी और एक कुछ लोग हैं उस फैमिली में। 4 लोगों की फैमिली है, उसमें से बी एक माइनर है। अब क्या होता है, इनका एक फैमिली बिजनेस होता है और ई एक पर्सन है जिसने इस फैमिली से कुछ एक सामान लिया था बट पैसे वापस नहीं कर रहा है। ओके, नाउ व्हेन वी विल रीड हिंदू लॉ, तो अब आप देखोगे कि जो कर्ता होता है ना, कर्ता के पास पावर्स होती हैं। कर्ता बिजनेस को रन भी करता है और बाकी के रिलीजियस एक्ट्स भी वो फैमिली के करता है। बट यस, जो बिजनेस का हेड होता है वो कर्ता होता है। तो अगर कर्ता चाहे तो वो किसी भी पर्सन के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। यानी कि अगर ई जो है यहाँ पे हमारा है, जिसने पैसे नहीं दे रहे हैं, फैमिली बिजनेस जो इनका चल रहा है उसके पैसे नहीं दे रहा है ई, तो ए चाहे तो यहाँ पे ई के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और ए चाहे तो ई को जो उसकी लाइबिलिटी बन रही है यहाँ पे उससे डिस्चार्ज भी कर सकता है। ए चाहे तो ये बोल सकता है कि भाई ई ने तूने पैसे नहीं दिए हैं, छोटा सा अमाउंट था, मैंने माफ कर दिया। सपोज 20 रुपए थे, ई को 20 रुपए देने थे, तो ये बोलता है कि 20-20 रुपए के लिए क्या सूट फाइल करूंगा मैं, आई एम डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम दिस लाइबिलिटी एंड फ्रॉम नाउ ऑन 20 रुपए माफ हो गए, तेरे को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए जो है, अगर ही इज केपेबल ऑफ गिविंग दिस डिस्चार्ज, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है इस केस में। एंड दैट इज वाई अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद ये सूट फाइल करना चाहता तो नहीं कर सकता था, बिकॉज सी यहाँ पे बी है, माइनर है, ये इसको हम सेक्शन 6 का बेनिफिट दे सकते थे, सेक्शन 6 का हम इसको बेनिफिट दे सकते थे, और जब ये बड़ा होता देन ये ई के खिलाफ सूट फाइल कर सकता था। बिकॉज बिजनेस में जो एक शेयर है वो तो बी का भी है ना, बिकॉज एक हिंदू HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ राइट होता है। जैसे बंदा पैदा हुआ उसी टाइम उसका राइट आ गया फैमिली प्रॉपर्टी में। ओके, तो यहाँ पे जो बी है ये कायदे से तो जब ये मेजर होता तभी भी सूट फाइल कर सकता था ई के खिलाफ, बट हेयर जो लिमिटेशन पीरियड है वो बी के लिए भी रन करना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज इस केस में एक ऐसा पर्सन है ए जो कि बी के बिहाफ पे भी डिस्चार्ज कर सकता है। तो जब ए ने बोला ई को कि मैंने तेरे पैसे माफ कर दिए 20 रुपए, तब उसने सिर्फ अपने बिहाफ पे ये चीज नहीं बोली है, उसने बी सी और डी सबके बिहाफ पे ये चीज बोली है। एंड ही कैन डू दिस बिकॉज ही इज द कर्ता ऑफ दैट फैमिली। ओके, एंड यहाँ पे इसलिए बी को माइनॉरिटी वाला जो बेनिफिट हमें सेक्शन 6 में पड़ा था वो बेनिफिट बी को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड बी के अगेंस्ट भी लिमिटेशन पीरियड जो है वो मान लीजिए कि वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड जब वो मेजर होगा तब वो ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे को सूट फाइल करना है के खिलाफ, बिकॉज लिमिटेशन पीरियड तब तक ओवर हो चुका होगा। ओके, सो सेक्शन 6 का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा बी को। हाँ, लेकिन एक और हम सिचुएशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस है जहाँ पे ए और बी को साथ में चल रहे थे दोनों के दोनों, ए यहाँ पे माइनर है एंड बी तो मेजर है ही। अब ए और बी साथ में चल रहे थे एंड व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द रोड, उसी टाइम एक गाड़ी आती है बहुत तेज जो सी ड्राइव कर रहा था। सी वॉज ड्राइविंग दिस कार। ओके, ये गाड़ी आती है और ए और बी को टक्कर मार के जाती है बहुत तेज। ओके, अब इस टक्कर की वजह से ए और बी को चोट आ जाती है, अब ए और बी चाहते हैं कि वो सी के खिलाफ सूट फाइल करें। सपोज सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड था हमारा 3 इयर्स, इनको 3 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करना था इस केस में। ओके, लेकिन क्या होता है कि जो सूट है वो 3 साल तक नहीं फाइल नहीं हो पाया। ए और बी को जो सूट फाइल करना था अगेंस्ट सी वो 3 साल तक उन्होंने नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे क्या ए को माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा? क्या ए बोल सकता है कि सर मैं तो 3 साल तक माइनर था, मेरे को सेक्शन 6 में आप बेनिफिट दे दीजिए प्लीज, बिकॉज आई कुड नॉट हैव फाइल्ड द सूट।
तो यहाँ पे ए को और बी को बेनिफिट मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज बी के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो सी को बोले कि भाई मैं तेरे को बी और ए हम मतलब मेरे बिहाफ पे और ए के बिहाफ पे आई एम डिस्चार्जिंग यू, यू आर नॉट लाइबल टू पे अस एनीथिंग, मैं तेरे को डिस्चार्ज करता हूँ। बी के पास अथॉरिटी नहीं थी बिकॉज जो ए है उसको भी तो टक्कर लगी थी और उसने अपना राइट किसी को नहीं दिया हुआ है, वो उसने किसी को ये चीज़ नहीं बोली है कि मेरे बिहाफ पे डिसीजंस एक तीसरा आदमी लेगा, उसने ये चीज़ कभी भी नहीं बोली है। एंड इसलिए सिंस बी डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी ओवर हियर ऑन ए, बी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है ए के ऊपर, दैट इज वाई ए और बी जो हैं उन दोनों को बेनिफिट मिलेगा एंड दे बोथ कैन फाइल द सूट आफ्टर 3 years एज वेल। तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो तब स्टार्ट होगा यहाँ पे जब ए मेजर हो जाएगा। तो ए का तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बी को भी बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो हमको बस इसमें ये चीज समझनी सेक्शन 7 में कि क्या दूसरे पर्सन जो है उनके पास पावर है डिस्चार्ज करने की या फिर नहीं सबके बिहाफ पे। हमारे जो कर्ता वाला एग्जाम्पल था उसमें कर्ता के पास पावर थी कि वो अपने फैमिली में सबके बिहाफ पे डिस्चार्ज कर सकता है, तो कर्ता ने ई को सबके बिहाफ पे डिस्चार्ज कर दिया, उनके पास ये पावर थी। बट यहाँ पे बी के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी, दैट इज वाई हियर suit can be filed even after limitation period.